अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जी बायोलॉजिकल मॉडल की। बायोलॉजिकल मॉडल क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है और इसमें ब्रेन एनाटॉमी का क्या मतलब होता है, हंटिंगटन्स डिजीज़ में क्या मतलब होता है, ब्रेन केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है, किस तरह से जो है वो मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मूव करता है, न्यूरॉन का क्या स्ट्रक्चर होता है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं जी हम कि बायोलॉजिकल मॉडल होता क्या है। मॉडल का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो भी कोई व्यू, जो भी कोई पर्सपेक्टिव हमारे माइंड में होता है, जिस बिहाफ पर हम किसी भी इवेंट को एक्सप्लेन करते हैं, किसी भी डिजीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, उसके कॉजेज, सिम्टम्स, इफेक्ट्स और ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा एबनॉर्मल मॉडल है। ठीक है। और बायोलॉजिकल मॉडल में हम बायोलॉजी से ट्रीट कर रहे होते हैं कि अगर इंसान की बायोलॉजी डिस्टर्ब है तो उसको क्या हो रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है। हमारी ब्रेन एनाटॉमी में या ब्रेन की केमिस्ट्री में कोई ना कोई मसला आ रहा होता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा होता है। ठीक है। अडॉप्टिंग अ मेडिकल पर्सपेक्टिव, बायोलॉजिकल थेरिस्ट व्यू एबनॉर्मल बिहेवियर एज एन इलनेस ब्रॉट अबाउट बाय मैल फंक्शनिंग पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि ह्यूमन के जो ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट्स होते हैं, उसके ब्रेन में जो पार्ट्स हैं, जो उसकी एनाटॉमी है या उसके ब्रेन के जो केमिकल्स हैं, उनमें अगर कोई मसला मसाइल आ रहा है तो उसकी वजह से वो एबनॉर्मल बिहेवियर कॉज हो रहा होता है। ये कॉन्सेप्ट है किनका, बायोलॉजिकल थेरिस्ट का। ठीक है। टिपिकली दे पॉइंट टू प्रॉब्लम्स इन ब्रेन एनाटॉमी और ब्रेन केमिस्ट्री। ये कह रहे होते हैं कि जब भी ब्रेन एनाटॉमी में, ब्रेन की इंटरनल उसके स्ट्रक्चर में कोई ना कोई इशू आ रहा होता है, या ब्रेन की केमिस्ट्री में, ब्रेन में जो केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं, ये क्या होते हैं, ये दोनों चीज़ें क्या है, कॉज है एबनॉर्मल बिहेवियर की। ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ब्रेन एनाटॉमी जो है वो इशू कर रही होती है और एबनॉर्मल बिहेवियर को कॉज कर रही होती है। वो कह रहे हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो 100 बिलियन नर्व सेल से मिलकर बना होता है, जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। और यही न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन वगैरह बना रहे होते हैं। अब ये अपनी जगह पर किस वजह से स्टे कर रहे होते हैं, स्टेबल होते हैं अपनी जगह पर, वो किसकी हेल्प से होते हैं, सपोर्ट सेल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं गीलिया। ठीक है। जिनका मतलब है ग्लू, मतलब ये न्यूरॉन्स को वहाँ पर ग्लू की तरह सेट करके रखते हैं। ठीक है। ये साथ साथ इनके एग्जिस्ट कर रहे होते हैं न्यूरॉन्स के। अब ब्रेन के रीजन में हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट एरियाज होते हैं ब्रेन के अंदर। अब न्यूरॉन्स वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे जैसे इन पार्ट्स में अगर कोई इश्यू होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो उसकी वजह से अब नॉर्मल बिहेवियर हो रहा होगा। ठीक है। वो कह रहे हैं टॉप ऑफ द ब्रेन हमारे पास क्लस्टर ऑफ रीजन्स होता है, जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आता है कॉर्टेक्स, कॉर्पस कैलोसम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस एंड अमिगडाला। ये सारे क्या हैं, ब्रेन के पार्ट्स हैं। ये आप देख सकते हैं, जो हमारे पास आउटर लेयर है ब्रेन की, उसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम वाइट रीजन होता है बिल्कुल, और ये क्या कर रहा है, ब्रेन के दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। जो मूवमेंट्स मूव कर रही होती हैं ब्रेन में, जो मैसेजेस मूव कर रहे होते हैं, वो इसमें से पास हो रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी बेसल गैंग्लिया, फिर ये हिप्पोकैम्पस और फिर अमिगडाला। अब ये सारे पार्ट्स कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। कॉर्टेक्स जो है वो आउटर लेयर हो गई, कॉर्पस कैलोसम ब्रेन के दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, और बेसल गैंग्लिया क्या कर रहा है, प्लानिंग में हेल्प कर रहा है और मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। जो भी कोई हम प्लान्स वगैरह कर रहे होते हैं वो इसकी हेल्प से कर रहे होते हैं, और हमारी बॉडी में जो मूवमेंट हम ला रहे होते हैं वो भी इसी की वजह से आ रही होती है। ठीक है। और हिप्पोकैम्पस क्या करता है, वो इमोशंस प्रोड्यूस करता है और मेमोरी को स्टिमुलेट करता है। मतलब मेमोरी हमारी जो डेवलप हो रही होती है वो हिप्पोकैम्पस में होती है। ठीक है। इसके अलावा जो अमिगडाला है वो क्या करता है, वो भी इमोशनल मेमोरी में रोल प्ले करता है। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि अगर इन सब पार्ट्स में कोई ना कोई इश्यू आता है तो जो इनका फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हिप्पोकैम्पस में कोई इशू आ रहा है तो उसकी वजह से क्या है, इमोशंस और मेमोरी डिस्टर्ब हो जाएगी ह्यूमन की। और इसी तरह से ये सारे जो हैं वो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी। अब जिस तरह के हमारे पास हंटिंगटन्स डिजीज़ है, ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, इमोशनल वायलेंट इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं, मतलब इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिस तरह के एंगर वगैरह होता है। ठीक है। और मेमोरी लॉस हो जाता है, सुसाइडल थिंकिंग आ रही होती है, इनवॉलंटरी बॉडी मूवमेंट्स होती हैं कि इंसान चाह नहीं रहा होता कि उसने इस बॉडी पार्ट को मूव करने में, खुद ब खुद मूव हो रहा होता है। ठीक है। इसी तरह से absurd बिलीव्स होते हैं, जिस तरह डिल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, तो उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है लेकिन वहाँ कुछ हो नहीं रहा होता। ठीक है। इस तरह से उसको बिलीव्स आ रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो क्या होती हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हंटिंगटन्स डिजीज़ है। ठीक है। ये अब यहाँ पर हंटिंगटन्स डिजीज़ जो है, इसको हम ये हंटिंगटन्स कोरिया भी कहते हैं। ठीक है। हंटिंगटन्स कोरिया का क्या मतलब होता है, डांसिंग लाइक मूवमेंट, मतलब इनवॉलंटरी बॉडी मूवमेंट्स है, तो इंसान डांसिंग लाइक मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होता है और उसको पता भी नहीं होता कि वो इस तरह क्यों कर रहा है, वो खुद ब खुद हो रही होती है। ठीक है।
और ये होती कब है, लेट 20s एंड अर्ली 30s में ये डिजीज़ होती है। ठीक है, अब होती क्यों है ये, लॉस ऑफ सेल्स इन द बेसल गैंग्लिया एंड कॉर्टेक्स। अगर हमारे बेसल गैंग्लिया और कॉर्टेक्स में जो है वो सेल्स कम हो जाएं, लॉस हो जाएं, तो ये डिजीज़ हो रही होती है। पर आप यहाँ पर अगर नोटिस करें तो ये जो लॉस ऑफ सेल्स की बात है, ये क्या मतलब है कि बायोलॉजी डिस्टर्ब है। ठीक है, सेल्स कम हो गए हैं, और बायोलॉजी डिस्टर्ब होने से क्या हो गया, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया जिसको हम कहते हैं हंटिंगटन्स डिजीज़ या हंटिंगटन्स कोरिया। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारी ब्रेन की बायोलॉजी, उसकी एनाटॉमी डिस्टर्ब है अंदर से, ये अब इंटरनल कोई मसला आ रहा है ना उसकी एनाटॉमी में, तो उसकी वजह से क्या हो रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ आती है ब्रेन केमिस्ट्री, कि ब्रेन केमिस्ट्री जो है वो किस तरह से इशू कर रही होती है। अब केमिस्ट्री में हमारे पास केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ब्रेन के केमिकल्स में, उसके हार्मोन्स में अगर कोई इशू आ रहा होता है तो उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रिसर्चर्स हैव लर्न दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैन बी रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू न्यूरॉन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब मैसेज मूव कर रहे होते हैं, उन मैसेजेस की मूवमेंट में अगर कोई इशू आ रहा होता है तो उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू आउट द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट ट्रैवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू वन और मोर अदर्स। वो कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या कर रही होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में मूव कर रही होती है पूरे ब्रेन में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रही होती है। न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक बॉडी पार्ट होता है और दूसरा एक्सॉन होता है। बॉडी पार्ट में हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं और अंदर हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये एक्सॉन है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज मूव कर रहा होता है। और यहाँ पर ये एक्सॉन एंडिंग है जहाँ पर हमारे पास नर्व एंडिंग, जहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ सारे यहाँ से मूव करके आए और यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर हमारे पास मैसेज होता है। ठीक है, और ये रिलीज होते हैं साइनैप्स में। साइनैप्स हमारे दो न्यूरॉन्स के दरमियान एक स्पेस होती है। ठीक है, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स में से यहाँ पर ये जब रिलीज़ होते हैं तो मैसेज इनमें से अगले न्यूरॉन तक चला जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं जाते अगले न्यूरॉन तक, वो तो या तो वहीं पे ब्रेक हो जाते हैं या फिर वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन, जो मैसेज उन्होंने कैरी किया होता है वो साइनैप्स से अगले न्यूरॉन तक चला जाता है। अगले न्यूरॉन रिसेप्टर साइट्स, मतलब जो रिसीव कर रही हैं साइट्स दूसरे न्यूरॉन की, उसके डेंड्राइट्स में होते हैं कि अगले, अब यहाँ पर नेक्स्ट न्यूरॉन आ गया ना, यही पूरा पार्ट, तो वो यहाँ से अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में चली जाएगी और इसी तरह वो आगे से आगे मूव करती जाएगी। अब अगर इसमें मूवमेंट में कोई इशू आ रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर सही से मैसेज कन्वे नहीं कर सके, वो वहाँ पे ब्रेक नहीं हुए हैं, वो सारी चीज़ें अगर आ रही होती हैं तो उसको हम कहते हैं कि इसमें कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू आ रहा होता है। ठीक हो गया, आगे वो कर देता है साइकोलॉजिकल इशू। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखें, एन इम्पल्स इज पास रिसीव बाय न्यूरॉन्स डेंड्राइट एंटीना लाइक एक्सटेंशन। मतलब ये डेंड्राइट्स क्या है, एंटीना लाइक एक्सटेंशंस हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फ्रॉम देयर ट्रेवल्स ऑन द न्यूरॉन्स एक्सॉन, वो न्यूरॉन के एक्सॉन में से मूव करेगी। ठीक है, जो कि एक लॉन्ग फाइबर है एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूरॉन्स बॉडी। अब ये न्यूरॉन का ये सारा फाइबर, इसमें से वो मूव करेगी और उसके बाद फिर क्या होगा, finally it is transmitted through the nerve ending at the end of the axon to the dendrites of other neurons। एंड में क्या हुआ कि वो नर्व एंडिंग पे गई और वहाँ से वो अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में मूव कर गई। ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हाउ डू मैसेजेस गेट द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर। After all, the neurons do not actually touch each other. A tiny space called as synapse separates one neuron from the next and the message must। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टच नहीं कर रहे होते। जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर एक टिनी स्पेस होती है। ठीक है, ये स्मॉल सी स्पेस है जिसको हम साइनैप्स कहते हैं और मैसेज यहाँ से वो जो है वो रिलीज़ होता है, साइनैप्स में जाता है और साइनैप्स से आगे वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक चला जाता है। ठीक हो गया। Somehow from that space, when an electrical impulse reaches a neuron's ending, the nerve ending is stimulated to release a chemical called neurotransmitter। Neurotransmitters release हो जाते हैं, that travels across the synaptic space to receptors on the dendrites of the neighboring neurons।
ठीक हो गया। साइनैप्स को हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक स्पेस भी कहते हैं। हम यहाँ से न्यूरॉन्स रिलीज हुए और डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन में चले गए, ठीक है। नेबरिंग न्यूरॉन मतलब नेक्स्ट न्यूरॉन। आफ्टर बाइंडिंग टू द रिसीविंग न्यूरॉन्स रिसेप्टर, सम न्यूरोट्रांसमीटर्स गिव अ मैसेज टू रिसीविंग न्यूरॉन्स टू फायर, दैट इज टू ट्रिगर देयर ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। या फिर वो क्या करते हैं, इनहिबिटरी मैसेज। अब यहाँ से जब न्यूरॉन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स ने क्या किया, मैसेज रिलीज किया, अब वो आगे जाके क्या हुआ, अटैच हो गया नेक्स्ट न्यूरॉन के रिसेप्टर साइट्स पे, तो वो दो काम करते हैं, ठीक है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो फायर का मैसेज देते हैं और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, वो इनहिबिशन का मैसेज देते हैं, ठीक है। जो फायर वाला मैसेज होता है उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन, मतलब ये वाले न्यूरॉन क्या करते हैं, नेक्स्ट न्यूरॉन को जाके एक्साइट कर देते हैं, उसको ये मैसेज देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स रिलीज़ करो, मतलब उसको वो आगे फायर का मैसेज दे रहा होता है कि मोर आगे मूव करो, एक्टिव उसको कह रहा होता है ज़्यादा, ठीक है। और कुछ न्यूरॉन्स क्या कर रहे होते हैं, वो इनहिबिशन का मैसेज दे रहे होते हैं। इनहिबिशन क्या होता है, वो उसको जाके कहते हैं कि इनहिबिट हो जाओ, मतलब स्टॉप हो जाओ और मैसेज आगे वो कन्वे मत करो, ठीक है। अब ये जो है वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्टिमुलस आपने दिया है, अब वो स्टिमुलस आगे जाके इनहिबिशन करेगा या एक्साइटेशन करेगा, ठीक है। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, अब ये जो ड्रग होते हैं जिस तरह सिगरेट्स वगैरह है, इससे क्या होता है, इंसान एक्टिव फील करने लग जाता है, ठीक है। तो क्यों एक्टिव फील करता है, क्योंकि ये सिगरेट्स वगैरह जो होते हैं ये आगे जाके एक्साइटेशन कर रहे होते हैं, मतलब ये न्यूरॉन्स को कह रहे होते हैं कि फायर करो, ठीक है। ये इनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं यहाँ से, वो नेक्स्ट न्यूरॉन को जाके एक्साइटेशन का मैसेज देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फायरिंग करो, जिसकी वजह से इंसान जो है वो ज़्यादा न्यूरॉन्स ऐसे फायर हो रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से ह्यूमन जो है वो क्या कर रहा होता है, एक्टिव फील कर रहा होता है, और वो मतलब क्या कर रहा होता है, उसके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेशन हो रही होती है, ठीक है। और अगर हम देखें कि जिस तरह डिप्रेसेंट्स वगैरह जो ड्रग होते हैं, डिप्रेशन वाले जो ड्रग होते हैं जो डिप्रेशन को कम कर रहे होते हैं, उसमें ये होता है कि इंसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव फील कर रहा होता है, तो ये वाले ड्रग्स जाके उसको थोड़ा स्लो कर देते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं फील करो, मतलब उसकी एंजाइटी को कम कर रहे होते हैं, तो वो जाके उसको उसकी जो न्यूरॉन्स में जो मूवमेंट हो रही होती है उसको इनहिबिट करते हैं, उसको स्टॉप करते हैं, उसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर न्यूरॉन आगे जाके क्या करे, फायर का मैसेज दे, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या करें, एक्साइटेशन करें, जिसमें हमारे पास सिगरेट ड्रग्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और अगर न्यूरॉन्स आगे जाके इनहिबिशन का मैसेज दें, स्टॉप होने का मैसेज दें कि स्टॉप ऑल फायरिंग, तो उसको हम कहते हैं कि ये इनहिबिटरी मैसेज दे रहे हैं, और इसमें एग्जांपल के तौर पर हमारे पास आ जाते हैं डिप्रेसेंट ड्रग्स, ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारे पास डजन्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, ठीक है, जो डिफरेंट एरियाज़ में हो रहे होते हैं, अक्कर हो रहे होते हैं, डिफरेंट न्यूरॉन से हो रहे होते हैं, ठीक है। और हर न्यूरॉन डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ कर रहा होता है। स्टडीज इंडिकेट दैट एबनॉर्मल एक्टिविटी बाय सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स कैन लीड टू स्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर्स। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर इनमें कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है तो इसकी वजह से भी मेंटल डिसऑर्डर्स या एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहे होते हैं, ठीक है। अब जिस तरह के अगर हम देखें कि डिप्रेशन क्यों हो रहा होता है, तो डिप्रेशन जो है वो हो रहा होता है बिकॉज ऑफ लो एक्टिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स, सीरोटोनिन एंड एपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन, इन दोनों की वजह से अगर इनकी एक्टिविटी लो हो जाती है तो उसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा होता है। अब डिप्रेशन क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक मेंटल डिसऑर्डर है, एबनॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है। और वो हो किस वजह से रहा है कि ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनमें फंक्शनिंग डिस्टर्ब है, ठीक हो गया। उसके अलावा उसके बाद हमारे पास मेंटल डिसऑर्डर्स आर समटाइम्स रिलेटेड टू एबनॉर्मल। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि कभी कभार हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो बॉडीज़ के एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से भी हो रहे होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी वर्क अलॉन्ग विद न्यूरॉन्स टू कंट्रोल सच वाइटल एक्टिविटीज़ एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल एक्टिविटी। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और इनके अंदर भी हमारे पास न्यूरॉन्स, साथ साथ इनमें न्यूरॉन्स भी होते हैं, और ये वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या कर रहे होते हैं, हमारी ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल एक्टिविटी में, हार्ट रेट में, बॉडी टेम्परेचर, एनर्जी, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये जो केमिकल्स रिलीज़ कर रहे होते हैं, उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स,
ठीक है। अब हार्मोन्स क्या करते हैं, दीज केमिकल्स दीज हार्मोन्स दैन प्रोपेल बॉडी ऑर्गन्स इनटू एक्शन। इन हार्मोन्स की वजह से बॉडी ऑर्गन जो है वो अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस द एड्रीनल ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ द किडनी सिक्रीट द हार्मोन कॉर्टिसोल। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो टॉप ऑफ द किडनी होता है, वो क्या करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज कर रहा होता है। और कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो क्या कर रहा होता है, स्ट्रेस के साथ डील करने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है। अब जब भी ह्यूमन को क्या हो रहा होता है, स्ट्रेस हो रहा होता है, तो एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज कर देता है ताकि वो स्ट्रेस को ख़त्म कर दे। लेकिन अगर बार बार स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, बार बार ये हार्मोन रिलीज होगा। और जब ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है तो इससे क्या होता है कि इंसान को एनजाइटी और मूड डिसऑर्डर्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा रिलीज होने से हमारे जो मतलब इम्यून सिस्टम है हमारा, जो हमारी अपने प्रोटेक्शन वाला सिस्टम है, वो डिस्टर्ब होने लग जाता है एक्स्ट्रा इसके रिलीज होने से, जिसकी वजह से आगे जाके मूड डिसऑर्डर्स और एनजाइटी वगैरह भी होने लग जाते हैं। ठीक है। और अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको हम मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कह रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन है, शिज़ोफ्रेनिया। ठीक है। वो किस वजह से हो रहा होता है, अब नॉर्मल हाई लेवल ऑफ डोपामाइन की वजह से हो रहा होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है कि अब नॉर्मल बिहेवियर हो रहा है। ठीक है। जिस तरह डिप्रेशन अब नॉर्मल बिहेवियर है, शिज़ोफ्रेनिया अब नॉर्मल बिहेवियर है। और वो हो किस वजह से रहे हैं, जब आपकी ब्रेन केमिस्ट्री में डिस्टर्बेंस आ रही है। सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्राइन क्या है, ब्रेन केमिकल्स हैं, ब्रेन न्यूरॉन्स हैं। तो इनमें डिस्टर्बेंस आ रही है तो क्या हो रहा है, अब नॉर्मल बिहेवियर हो रहा है, डिप्रेशन। और अगर डोपामाइन में डिस्टर्बेंस आ रही है तो शिज़ोफ्रेनिया। तो ये कॉन्सेप्ट था बायोलॉजिकल मॉडल का कि आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री में या आपकी ब्रेन की एनाटॉमी में जब मसला आ रहा होता है तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।